What are the factors influencing the rate of chemical reaction? केमिकल काइनेटिक्स का ये नेक्स्ट टॉपिक है। फैक्टर्स हमने पढ़ने कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स में हमने देखना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, और कौन सा स्लो रिएक्शन होता है, कौन सा हीट एनर्जी रिलीज करता है, कौन सा एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में देखेंगे। तो पहली जो रिएक्शन दी हुई है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड दी हुई है। इसको हम एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और ये क्या होगा, ये फास्ट रिएक्शन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में इनसफिशिएंट एयर होती है, जब ये एयर के साथ बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और ये स्लो रिएक्शन होगा। तो इसमें हमें पहले तो फर्स्ट जो फैक्टर है उसमें ये हमें बताया जाता है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट है और कौन सा रिएक्शन जो है स्लो है। These reactions appear to be similar। देखने में ये दोनों रिएक्शन सिमिलर होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है वो फास्ट है और सेकंड वाली रिएक्शन जो है वो स्लो है। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। कहते हैं इन दोनों ये जो दोनों रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट हो रहे हैं इसमें अलग एनर्जी लग रही है और इसमें अलग एनर्जी लग रही है। इसमें जो एनर्जी अलग अलग लग रही है ये अलग इसलिए लग रही है कि इन दोनों को ब्रेक करने में जो है डिफरेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है हो रही है, एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर रिलीज्ड। और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी जो होती है डिफरेंट होती है। फिर सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ग्रेटर आर द कंसंट्रेशन, फास्टर इज द रिएक्शन। कन्वर्सली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज। कहते हैं अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, अगर ज़्यादा ग्रेटर जितनी ज़्यादा होगी उतना फास्टर होगा रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है 1 मार्क्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर हर टेम्परेचर जो पहले आपने दिया था उसमें अगर 10 डिग्री का आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। इन सम केसेस रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर बट टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर। जो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी नहीं होते, उनको हायर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। उससे ये कैटलिस्ट का एक काम होता है कि वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, किसी भी रिएक्शन के लिए चाहे वो सॉलिड रिएक्टेंट है चाहे वो कैटलिस्ट है, स्मॉलर इज द पार्टिकल साइज। उसका जो पार्टिकल साइज है वो हमेशा कम होता है। ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रिएक्शन। अगर जिस केमिकल रिएक्शन को आप जिस वॉल्यूम में कर रहे हो अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, सम रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस इन डार्क। जो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं वो डार्क प्लेस पे नहीं होते बट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उनको किसी सनलाइट की ज़रूरत होती है, किसी सनलाइट की ज़रूरत होती है, या कोई ऐसी लाइट पास करनी होती है जिससे केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो रिएक्शंस जो होते हैं कुछ डार्क प्लेसेस में नहीं होते, ये इनको किसी लाइट की ज़रूरत होती है, और उसको हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। H2+Cl2 2HCl। इस रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिनमें लाइट की प्रेजेंस की वजह से कोई भी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हमने पढ़ना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कैसे जो है चीज़ें डिपेंड करती है, केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, उसका हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एज ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स concentration of the reactant decreases while those of product on keep on increases। हमने पहले भी किया है कि जो भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, एक कंसंट्रेशन दिया हो या ए कैपिटल ए का, बी कंसंट्रेशन दिया हो या कैपिटल बी का, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। हाउ एवर द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो फाउंड टू डिक्रीज। लेकिन हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होता है।
दिस शो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जब हमें बाद में पता चलता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जो डिक्रीज होता है वो ये शो करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, हमने एक दिया है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहा है। तो रेट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, जो कैपिटल ए है इसकी पावर कंसंट्रेशन जो है वो पावर में चली जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन पावर में चली जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है ए कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए और बी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ बी पे डिपेंड करता है। जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इन्होंने अब क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म करने के लिए स्मॉल ए की जगह इन्होंने अल्फा ले लिया और स्मॉल बी की जगह इन्होंने बीटा ले लिया। ठीक है, अब ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली पहले नहीं प्रूव किया था, अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली करके देख रहे हैं। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा ए की पावर अल्फा, जो स्मॉल ए है अब एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर रहे हैं तो ए को अल्फा लेंगे और बी को क्या लेंगे, बीटा लेंगे। तो ए की पावर अल्फा हो जाएगी, बी की पावर बीटा हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन आप रिमूव करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा हो जाएगा। और ए और बी क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी होता है, और के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। इस एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ बोलते हैं। अब रेट लॉ अगर आपसे पूछा जाता है कि वो होता क्या है, वो एक्सप्रेस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है, ए एंड बी, और उसके साथ क्या लगी होती है, इन ईच टर्म्स पावर रेज टू सम पावर। जो कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, स्मॉल बी है या अल्फा बीटा है, वो उसकी पावर में आपको दिखाई देती है, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टिशियोकेमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आपके पास थी रेट लॉ की डेफिनेशन। जो ये के था, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करके के आया था, इसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एज द रेट ऑफ द रिएक्शन when the molar concentration of each reactant is taken as unity। जो मोलर कंसंट्रेशन है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इनको हम क्या लेंगे, यूनिटी, मतलब 1 लेके चलेंगे। दिस इज वाई द रेट कांस्टेंट, इसलिए रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रेट कांस्टेंट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या करता है कि जो रेट लॉ लिखा है हमने, एक्सप्रेस किया है, उसको मेजर करने में हेल्प करता है। जितना रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो अलग होती है। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की, हमने कहा है कि वो चेंज होती रहती है, वो सेम नहीं रहती है। तो विद टेम्परेचर के हिसाब से वो भी चेंज होती रहेगी। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो रेट लो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके जो यूनिट्स होते हैं रेट कांस्टेंट के, वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के। अब रेट लो को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, जो हमने ए की पावर ए और बी की पावर बी किया था, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, और ये जो है रेट लॉ को एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन विच रेट लॉ इक्वेशन आर एक्सप्रेस्ड टू द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, अब कि जो आपने रेट लॉ लिखा है, जो रेट लॉ की इक्वेशन लिखी है, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो पावर में चली जाती है। उस पहले तो इनका सम करोगे, ये जो सम है इनको आप लिखोगे जैसे बी आर नेगेटिव। जो इनको एक और बात आपने याद रखनी है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बैलेंसिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जो इसका जैसे हमारे पास ये है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए बी की पावर बीटा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर है ए और मोलर कंसंट्रेशन उसकी पावर बी, और जो ये पावर है ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी जो पावर को आप सम करोगे, ये आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। कहते हैं जी मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है
मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है A और जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर है B, जो पावर आप सम करोगे, इन दोनों का प्लस करोगे, ये आपको गिव देगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास रिएक्शन कंसिडर है कि ये कर रहे हैं हम 5Br नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, 6H पॉजिटिव, इन्होंने क्या किया, वो बैलेंसिंग की हुई है। आपने बैलेंसिंग नहीं करनी है, बिना बैलेंसिंग के आपने इक्वेशन करनी है। डन। तो बैलेंसिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी है, तो इसको हम पहले बिना बैलेंसिंग के हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। रेट इक्वल्स टू K, समझ लीजिए यहाँ पर 5 नहीं है तो यहाँ पे अकेला Br नेगेटिव है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ भी नहीं है, BrO3 नेगेटिव है, और यहाँ पे H पॉजिटिव का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे H2 हो, तो बैलेंसिंग से पहले तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी कि यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2, इन पावर का हमने सम करना है। जब पावर का हम सम करेंगे वो हमें देगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो 0 ऑर्डर के लिए अलग है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग है, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग है। लेकिन ऑर्डर ऑफ, एक तो पहली बात ये होती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर के लिए अलग होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड ऑर्डर के लिए अलग अलग होता है। तो ये है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको आप फाइंड आउट इजीली नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि इसमें कुछ वैल्यूज थ्योरेटिकल सॉल्व करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया हुआ है और एक्सपेरिमेंटल करके फाइंड आउट किया हुआ है। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं और थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आपको ये समझना होगा कि कौन सी एक्सपेरिमेंट करके है और कौन सी आपको थ्योरेटिकल दी हुई है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस किया हुआ है HCl का। H क्या होता है, H2 प्लस Cl2, 2HCl आ जाएगा, H2 प्लस Cl2, 2HCl आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हमने पहले भी कहा है, वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर के लिए है। 0 ऑर्डर क्या है, मतलब इसका भी कुछ नहीं है, इसका भी कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, तो रेट क्या है, वो K के इक्वल है। तो 0 ऑर्डर के लिए एक तो आपने ये याद रखना है कि जो 0 ऑर्डर है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, K के इक्वल होता है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5, 2N2O5 4NO2 प्लस O2, इसका पहले देखो मैंने आपको कहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो बैलेंसिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे अकेला N2O5 है, तो N2O5 को आप यहाँ पे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 के लिए इक्वल है। तो जब बैलेंसिंग नहीं थी तो इसकी कंसंट्रेशन 1 थी, तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, कंसंट्रेशन बिटवीन, कम्बिनेशन बिटवीन NO2 एंड F2। जब आप NO2 और F2 को रिएक्ट करोगे तो NO2F बनेगा। तो यहाँ पे भी 1 है, इसकी कंसंट्रेशन 2 नहीं है, बैलेंसिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू NO2 होगा और F2 होगा। तो इसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा, 1 + 1, पावर आप जब सम करोगे तो यहाँ पे हम पावर जब हम सम करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 ऑर्डर का था, फर्स्ट ऑर्डर का था, सेकंड ऑर्डर का था। रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी कंसंट्रेशन की पावर्स जो होती हैं, जब हम रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं, जो पावर होंगी उनका जो सम करेंगे हम, वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। अब कुछ एग्जांपल दी हुई है रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। तो रिएक्शन ऑफ 0 ऑर्डर के केस में हमने सबसे पहले रिएक्शन कर रहे हैं अमोनिया की। ये जो हमारे पास 2NH3 अमोनिया है, तो इसमें प्लेटिनियम कैटलिस्ट डाला है जो रिएक्शन को स्पीड को बढ़ा देगा, और यहाँ पे टेम्परेचर जो 1130 केल्विन है, और प्रोडक्ट जो बनेगा N2 + 3H2 बनेगा। तो सबसे पहले आप बताओ कि रेट लॉ को लिखेंगे कैसे। रेट लॉ को लिखेंगे इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो रिएक्टेंट है NH3 उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको पावर में लिखेंगे। लेकिन देखें, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते तो हम इसी तरीके से हैं, लेकिन ये गलत है। वैसे तो ठीक है ये, लेकिन जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तब हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया के केस में जो रेट होता है वो 0 ऑर्डर का होता है, दैट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन है। NH3 का 0 हो जाएगा क्योंकि रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये मैं पहले भी बता रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे 2 है तो पावर 2 आएगी।
अगर आप रेट लो लिख रहे हो, रेट लो को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इस तरीके से लिख जरूर सकते हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से सही नहीं आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो रेट इक्वल्स टू के NH3 जीरो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, अमोनिया के केस में ये जीरो ऑर्डर रहेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन HI की करनी है और गोल्ड सरफेस। HI में क्या कर रहे हो आप, लाइट पास कर रहे हो, ठीक है। इसमें गोल्ड का आपने कैटलिस्ट डाला है, H2 प्लस I2 हो जाएगा। तो ये भी क्या रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आप देख रहे हो कि इसमें फर्स्ट रिएक्शन आपको दी हुई है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो N2 प्लस 2H2 हो जाएगा। तो रेट किसके डायरेक्टली पोर्शन हो जाएगा, NH4NO2 के। ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि NH4NO2 तो आप लिखोगे कैसे, रेट इज डायरेक्टली पोर्शन टू NH4NO2। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 क्या हो जाएगा, H2O प्लस हाफ O2। तो इसके साथ भी जो है कंसंट्रेशन 1 होगी, तो यहाँ पे 1 चली जाएगी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी आपने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल देखनी है। फिर आपने रेट ऑफ रिएक्शन देखना है सेकंड ऑर्डर का। यहाँ पे HI है, HI के साथ 2 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें भी आपने इस तरह से CH3CO C2H5 के साथ कंसंट्रेशन 1 है, NaOH के साथ कंसंट्रेशन 1 है। जब आप रेट लो को एक्सप्रेस करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, सम 1 प्लस 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। तो 2 ही एग्जाम्पल आपने करनी है। रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ NO एंड O2 है टू फॉर्म NO प्लस O2 के बराबर 2NO2 बन रहा है। तो यहाँ पे NO के साथ 2 कंसंट्रेशन पावर में चली जाएगी, O2 की 1 है तो वो पावर में चल जाएगी। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। फ्रैक्शनल ऑर्डर में आप देख रहे हो H2 प्लस Br2 2HBr, ये दोनों ही क्या है, हेलोजन में आते हैं। और H2 की पावर 1 हो गई, Br2 की 1/2 लेनी है। जो भी आपके पास हेलोजन्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनकी आपने हमेशा 1/2 से लेनी है। 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑर्डर में आ जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। फॉर ए होमोजीनियस डीकम्पोजिशन ऑफ N2O2 इन NO2 एंड O2। तो ये आपने रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है, रेट इन्होंने दिया हुआ है, गिवन है कि जो K है वो N2O5 है। इन्होंने रेट ऑफ लो को एक्सप्रेस किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू N2O5। अब आप देख रहे हो कि रेट जो है वो K N2O5 है। रेट जो डिपेंड करता है ओनली 1 कंसंट्रेशन, मतलब N2O5 की पावर कितनी है, 1 है। तो पावर 1 है तो ऑर्डर क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो आपको रेट गिवन है तो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कैसे करना है, जो पावर्स हैं मोलर कंसंट्रेशन की उनका सम करना है। तो 1/2 प्लस 3/2 करोगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसका पावर करोगे 3/2 माइनस 1 करोगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द रेट लो ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी रेट इक्वल्स टू K NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव का स्क्वायर। हाउ वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का इस रिएक्शन से क्या चेंज होगा, अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में डबल कर दूं, अगर I नेगेटिव की कंसंट्रेशन में हाफ कर दूं, और NO2I और तीनों की कंसंट्रेशन अगर मैं ट्रिपल कर दूं, तो इस रेट ऑफ लो में, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहला पार्ट, NO2 नेगेटिव में क्या है, पावर A लेंगे। NO2 नेगेटिव की पावर आप A लोगे तो यहाँ पे A मोल पर लीटर आ गया। I नेगेटिव की पावर आपने B ले ली तो उसको हमने B मोल पर लीटर ले लिया। H पॉजिटिव की पावर आपने C ले ली तो उसको हमने C मोल पर लीटर ले लिया। तो रेट को हम क्या लिखेंगे, NO2 को हम लिखेंगे A, I को हम लिखेंगे B और H पॉजिटिव को हम लिखेंगे C, और पावर हो जाएगी इसकी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, कहता है अगर H पॉजिटिव मैं डबल कर दूं, अगर यहाँ पे C की जगह मैं 2C कर दूं, कहता है तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे C की जगह मैं 2C कर दूंगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 4KABC का स्क्वायर। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये 4 टाइम्स हो गया। अगर आप I की नेगेटिव की वैल्यू हाफ कर दो, मतलब I नेगेटिव को हमने क्या माना था, B माना था, अगर B को B/2 कर दोगे तो आ जाएगा 1/2 KAB²। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ तीनों को अगर मैं ट्रिपल कर दूँ, यहाँ पे 3A कर दूँ, यहाँ पे 3B कर दूँ, यहाँ पे 3C कर दूँ, तो क्या आ जाएगा 3A 3B 3C का स्क्वायर। तो ये 81 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है द रेट ऑफ गैशियस रिएक्शन इज हाफ। अगर रेट ऑफ गैशियस रिएक्शन हाफ हो जाए व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल,
अगर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ कब होगा, अगर वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एन है, तो रेट को हम क्या लिखेंगे, के, मोलर कंसंट्रेशन ए, इसकी पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, तो रेट क्या आ जाएगा, के ए एन हो जाएगा। कहता अगर वॉल्यूम डबल हो जाए अगर वॉल्यूम डबल हो जाए और मोलर कंसंट्रेशन हाफ हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कहता अगर वॉल्यूम डबल हो जाए और मोलर कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, मोलर कंसंट्रेशन हाफ का मतलब क्या है कि अगर ए जो है वो हाफ हो जाए और रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाए तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइड कर दोगे 2/1, तो ये क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब NH3 को डिकम्पोज किया तो N2+3H2 बन गया। इन्होंने लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट को किस तरह से लिखना है, प्रोडक्ट को किस तरह से लिखना है, वो सारा कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। तो जो रिएक्टेंट को पहले लिखा है -NH3/dt, इसको K1 मान लिया, K1NH3 मान लिया। जो N2/dt लिखा है इसको K2NH3 मान लिया, K2NH2 मान लिया। तो इस तरह से सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सबने एक्सप्रेस किया हुआ है, -1/2 आ जाएगा dNH3/dt, इसका आ जाएगा dN2/dt, इसका आ जाएगा 1/3 dH2/dt। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो रेट ऑफ वैल्यूज़ है, इनको कहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है आपने, सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यूज़, वी गेट 1/2 K1, dNH3/dt क्या है, K1NH3, dN2/dt क्या है, K2NH3, dH2/dt क्या है, K3NH3। तो 1/2 K1NH3 को किसके इक्वल करेंगे हम, K2 के, और यहाँ पे K3NH3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे NH3 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/2 K1, K2, 1/3 K3 आ जाएगा। K2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल करोगे तो K2 की, अगर कहता K2 की वैल्यू 1 है तो K1 की वैल्यू 2 होगी और K3 की वैल्यू 3 होगी। तो रेशो क्या आ जाएगा, K1 रेशो, K2 रेशो, K3 रेशो 2, 1, 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसकी 1 है तो 1 आ जाएगा, इसका 3 है तो 3 आ जाएगा। तो तीनों की रेशो में आंसर क्या आ गया, 2:1:3।